अर्थव्यवस्था के क्या हाल हैं, आइए इस पर अपनी चर्चा शुरू करते हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे सारे मेहमानों का। इससे पहले हम वो करें, आपको ये भी बता दें दरअसल क्या है कि कच्चे तेल का भाव गिरा है। $100 प्रति बैरल के करीब कच्चे तेल का भाव हो गया है। वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका से ये दाम गिरे हैं। कुछ समय तक $100 से भी नीचे भाव गिरा था। अगले 15 दिन में गिरावट रही तो शायद राहत की उम्मीद है। ये एक पॉइंट है, क्योंकि अभी दाम बढ़े हुए हैं तेल के। रागिनी नायक प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, विवेक कुमार श्रीवास्तव नेता बीजेपी, प्रोफेसर अरुण कुमार आप अर्थशास्त्री हैं, और डॉक्टर अनुराग चुग आप भी अर्थशास्त्री हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो राजनीतिक जो आर्गुमेंट है वो सुन लेते हैं। रागिनी नायक, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं और आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये जो कदम उठाए हैं आरबीआई ने राहत देने के, इन कदमों से क्या राहत मिल जाएगी, नहीं मिलेगी, या कदम देर से उठे? क्या रीडिंग है आपकी? संकेत, सबसे पहले तो आज ये जो आप अर्थव्यवस्था पर बहस कर रहे हैं, तो मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत करना चाहती हूं कि अच्छे दिन की बाट जोहते नैन तो अब पथराए, महंगाई सुरसा मुक्सी और चादर सिमटी जाए। तो ये केवल महंगाई की मार नहीं है, महंगाई के साथ बेरोजगारी की दोहरी मार चल रही है। और आप जो कह रहे हैं ना कि आरबीआई के बीच में कूदना क्या ये राहत दिलाएगा, तो देखिए ये बात तो समय के गर्भ में छिपी हुई है, पर क्या अभी तक 8 सालों में मोदी सरकार राहत दिला पाई है महंगाई से? इतिहास गवाह है इस बात का। बड़ी एक मशहूर कहावत है अंग्रेजी में, द रिजल्ट ऑफ हाई प्राइसेस इज ऑलवेज हायर प्राइसेस। आप महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं और आशा ये कर रहे हैं कि महंगाई कम होगी, ऐसा कैसे होगा? आपने दिखाया कि कच्चा जो तेल है अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसका भाव $100 के करीब पहुंच गया और नीचे पहुंचेगा। कांग्रेस पार्टी, यूपीए सरकार तो अपने समय में 108, 112, $120 प्रति बैरल के समय में भी इससे सस्ता तेल देती थी, इससे सस्ती गैस देती थी। वो तो कुछ नहीं हुआ। और अब अर्थव्यवस्था का क्या हाल है मोदी राज में, उस पर एक तर्क जल्दी है, से मैं आपको बताती हूं। एक सेकंड रागिनी जी, उस पर एक तर्क है, और तर्क ये दिया जाता है कि आपने तो ऑयल बॉन्ड इशू कर दिए और वो ऑयल बॉन्ड का ठीकरा इस सरकार पर फोड़ दिया। देखिए, 8 साल बहुत होते हैं। 8 साल में अगर आप कोई कदम उठाना चाहें तो उठाया जा सकता है। ऑयल बॉन्ड पर भी जवाब दूंगी, लेकिन मैं अभी तत्कालीन परिस्थिति जरा जल्दी से 4-5 आंकड़ों के जरिए आपको बता दूं। देखिए, राजकोषीय जो हमारा घाटा है वो बढ़ता जा रहा है। इसी वित्तीय साल के लिए सरकार ने कहा था कि हम 6.4% का लक्ष्य रखेंगे, और महीने भर बाद ही निर्णय पलटना पड़ा। अब सरकार कह रही है कि पिछले साल की तरह 6.7% पर रखेंगे। तो राजकोषीय घाटा बढ़ता जा रहा है, फॉरेक्स रिजर्व कम हो रहा है, एफपीआई निकलता जा रहा है, महंगाई आसमान छू रही है, रोजगार और नौकरी कम होती जा रही है, जीएसटी का दबाव लगातार उसका भार जनता के ऊपर पड़ता जा रहा है। और ऐसे समय में मैं याद दिलाना चाहती हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि गलत नोटबंदी और जीएसटी अगर लागू करेंगे मोदी जी तो हमारी जीडीपी 2% नीचे गिरेगी। और तब मोदी जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह रेनकोट पहनकर नहाते हैं। और आज ऐसे समय में जब महंगाई है, बेरोजगारी है, एलपीजी का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो मोदी नॉमिक्स और जुमला नॉमिक्स पर कैसी तल्ख टिप्पणी होनी चाहिए, यह मैं जनता के विवेक पर छोड़ देती हूँ। मैं एक गृहिणी हूं संकेत जी। कल 50 रुपया एलपीजी के सिलेंडर पर, घरेलू गैस पर बढ़ा दिया गया। 153 रुपया 3 महीने में बढ़ाया गया। 2.5 साल में घरेलू गैस का दाम दुगना कर दिया गया। और ऐसे समय पर किया गया जब जून के महीने में ही 1,30,00,000 नौकरियां जा चुकी है, बेरोजगारी दर 7.8% पहुंच चुकी है। जब आरटीआई ने यह खुलासा किया है कि 42% उज्ज्वला के लाभार्थी जो हैं वो चूल्हा फूंकने पर मजबूर हैं। जो लाभार्थी नहीं है उनमें से 3,59,00,000 लोग एक बार भी साल में सिलेंडर नहीं भरवा पाते हैं। तो मोदी जी 56 इंची सीने की जितनी भी शेखी बघारे, जनता की पीड़ा को समझने वाला, मैं समझती हूँ, एक धड़कता हुआ दिल उनके पास नहीं है। अपने मन की बात वो जितना भी करें, जनता के मन की पीड़ा समझने वाला दिल मोदी सरकार और मोदी जी के पास। विवेक कुमार श्रीवास्तव जी, आपका जवाब। देखिए संकेत जी, अर्थव्यवस्था को देखते हुए जो आरबीआई ने कदम उठाए उनको सकारात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए। आर्थिक मंदी का दौर है, वैश्विक मंदी का दौर है, तमाम देश भी अपने यहाँ कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट ला रहे हैं। तो ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि भारत के लिए केवल अकेले की स्थिति।
रही बात अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, तो जिस तरह से भारत दुनिया की 7वें नंबर की जीडीपी की दृष्टि से अर्थव्यवस्था है, सॉरी 9वें नंबर की, और जनसंख्या की दृष्टि से भारत को देखिए तो जनसंख्या में दूसरे नंबर की स्थिति है। ऐसी स्थितियों को देखते हुए, जिस स्थिति में देश चल रहा है और तमाम झंझावतों से निकलते हुए जिस तरह से अर्थव्यवस्था खड़ी हो रही है, उसमें इस आरबीआई के इस कदम को सकारात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। ठीक है, रुपए में गिरावट हुई, 79.36 पहुंच गया है रुपया डॉलर के रूप में, ठीक है, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से आगे सुधार आएगा, ऐसी उम्मीद रखी जानी चाहिए। इसमें इतनी निराशाजनक बातें और तेल बांध पे कोई चर्चा नहीं, तमाम चीजों का ठिकरा सरकार पे फोड़ने की कवायद है कांग्रेस की। इनसे कोई ये नहीं पूछता कि साहब आपके राज्यों में तेल कितने का मिल रहा है, उस पर नहीं बात करेंगे। ठीक है, महंगाई है, मैं मान रहा हूं महंगाई, लेकिन उस महंगाई से निजात दिलाने के लिए आपने नहीं, यहां पर बात दूसरी है। आपका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमारे हाथ में नहीं था, अब कोई जंग करे दे रहा है तो फिर उसमें महंगाई क्या करें, लेकिन उसके बावजूद भारत क्या कर सकता था और क्या कदम अब उठाए जा रहे हैं जो पहले ही उठा लिए जाते। ये मैं वो चीजें बता रहा हूं जो कि राजनीतिक रूप से बातें नहीं हो रही हैं। ये बहुत सारे अर्थशास्त्रियों का ये मानना है कि हम कदम भी देर में उठा रहे हैं जो कि हमको पहले ही उठा लेने चाहिए थे। प्रोफेसर अरुण कुमार और डॉक्टर अमन चुग, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। प्रोफेसर कुमार, आपसे शुरू करते हैं। आपने देखा कि अब आरबीआई जो है वो उसने दखल दी है, कुछ रियायत देने की कोशिश की है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो भी घटे हैं पिछले साल के मुकाबले काफी भारी मात्रा में। ऐसे में जो कदम अभी उठाए जा रहे हैं, आपको लगता है कि वो संतोषजनक हैं, और अगर नहीं है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए, संकेत इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम क्यों हो रहे हैं। तो उसके पीछे वजह यह है कि हमारे देश में एक काफी कमजोर अर्थव्यवस्था चल रही है। कहने को हम 7-8% पे ग्रोथ है, लेकिन अभी भी हम 2019 के लेवल के ही आसपास ऑफिशियली आ पाए हैं। पर अगर अनऑफिशियली देखें तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो बहुत बुरी तरह से पिट गया है, वहां पे काफी गिरावट है, और इसीलिए बेरोजगारी बहुत है। इसीलिए हमारे यहाँ जो सप्लाई बॉटलनेक्स हैं, बाहर से भी सप्लाई बॉटलनेक है पर अंदर के भी सप्लाई बॉटलनेक हैं। आपने देखा कि दाम तो 13-14 महीने से बढ़ रहे थे। वो यूक्रेन के युद्ध के पहले से ही होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज्यादा बढ़ रहा था। रिटेल जो प्राइस है वो 6% से ज्यादा बढ़ रहा था, ये यूक्रेन युद्ध के पहले ही। तो हमारे यहाँ जो अंदर की कमजोरियां हैं उसकी वजह से रुपया कमजोर होता चला जा रहा था यूक्रेन युद्ध के पहले ही। और जब रुपया कमजोर होता है तो उसका असर ये होता है कि जो हमारे यहाँ जो निवेश करते हैं वो पैसा बाहर निकालने लगते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब उनको और लॉस हो जाएगा। फिर जो हमारे एनआरआई हैं वो पैसा जल्दी वापस नहीं लाते हैं, या वो भी पैसा वापस निकालने लगते हैं। या जो हमारे एक्सपोर्टर हैं वो एक्सपोर्ट में जो उनको अर्निंग होती है उसको जल्दी वापस नहीं लाते, क्योंकि जितना देर करेंगे उतना उनको ज्यादा रुपया मिलेगा। जो हमारे इंपोर्टर्स हैं वो इंपोर्ट ज्यादा तेजी से करने लगते हैं, क्योंकि बाद में रुपया और कमजोर होगा तो उनको और ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें मिलके एक तरह से स्पेक्युलेटिव एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से कि जो हमारा रिजर्व है वो कम होने लगता है, और रुपया कमजोर होने की वजह से हमारा इन्फ्लेशन और तेज हो जाता है, क्योंकि बाहर से जो इंपोर्टेड चीजें हैं उनके दाम और बढ़ जाते हैं। तो कुल मिला के जो स्थिति है, जो अभी आरबीआई ने कदम उठाए हैं, ये कोशिश है कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थोड़े और ज्यादा आए, या जो जा रहे हैं वो और ज्यादा न जाएं। तो अगर ज्यादा जाएंगे तो रिजर्व और कम होगा, उससे सिग्नल मिलेगा। तो सिग्नल ये होगा कि जो रुपया और कमजोर हो रहा है तो लोग जल्दी से और डॉलर बाहर निकालने लगेंगे। तो एक तरह से ये कोशिश है कि ये जो बाहर जा रहा है रिजर्व उसको थोड़ा सा रोका जाए, जिससे कि जो बिगड़ती स्थिति है वो और ना बिगड़े। और अभी जो खबर आई है कि अभी जो हमारा 600 बिलियन डॉलर से थोड़ा कम इस समय जो रिजर्व है उसमें 1/3 शॉर्ट टर्म बोरोइंग में हो सकता है कि अगले जो कुछ महीनों में हमें देना पड़े। तो वो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, अगर उसको हम रोल ओवर नहीं कर पाएंगे तो रिजर्व और ज्यादा तेजी से गिरेंगे। तो आरबीआई की ये भी कोशिश है कि जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है वो चलती रहे, जिससे कि हमारे जो रिजर्व है और तेजी से न गिरे, जिसका सिग्नल ये होगा कि रुपया और कमजोर होने वाला है और परेशानी और बढ़ जाएगी। जी डॉक्टर चुग, आपका वक्तव्य।
नमस्कार है, जय हिंद है। सबसे पहले तो हमें यह समझना जरूरी है कि अगर हम सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो ये इट्स अ फंक्शन जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होता है दो इकोनॉमीज के बीच में। यूएस ने बहुत तेजी से अपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए हैं, अभी इंडिया भी धीरे धीरे करके इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। ये जो टाइम गैप है उसके कारण काफी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जो हैं वो $5 बिलियन हर महीने से पैसा निकाल रहे हैं, बिकॉज यूएस ने तेजी से इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। जैसे इंडिया भी अब नेक्स्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएगा तो ये कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगा। पहला पॉइंट हमें समझना जरूरी है। दूसरा, आरबीआई ने $680 बिलियन के रिजर्व्स इसलिए इकट्ठे करे थे क्योंकि उसको पता था कि आने वाले समय में जब इतने नोट छपे हैं पूरे वर्ल्ड में, जब ये नोटों को वापस लिया जाएगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो हमें रुपी डेप्रिसिएशन में कहीं ना कहीं इंटरवीन करना पड़ेगा। इसलिए 72-73 के टाइम पे जब वो डॉलर रिजर्व्स को इकट्ठा किया, आज 80 पे बेचने की बारी है, जिसमें आरबीआई अच्छा रिजर्व्स कमाएगा और इसी का डिविडेंड एक तरह से गवर्नमेंट को भी जाएगा। अब इसी में जब ये डॉलर जो अल्टीमेटली एप्रिशिएट हो रहा है, ये हर करेंसी अगेंस्ट हो रहा है, और अगर हम देखें रुपी सिर्फ 4.5% डीवैल्यू हुआ है, विच इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस अगेंस्ट अदर इमर्जिंग मार्केट। जो बाकी इमर्जिंग मार्केट्स हैं, फिलीपींस देखें, कोरिया देखें या कोई भी इमर्जिंग मार्केट देखें, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस आती है। साथ में अगर हम इन्फ्लेशन को जीडीपी से लिंक करें, क्योंकि हम कह रहे हैं इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मगर जीडीपी जो है वो अभी भी रियल जीडीपी 4.5% है। यही अगर हम 2004-2008 में जहां बोले कि जीडीपी ग्रोथ 9.5% थी, मगर वहां पे तो नेट रियल जीडीपी तो नेगेटिव थी, क्योंकि हम तो डब्ल्यूपीआई को फॉलो करते और सीपीआई 17% पे था। तो अगर हम पास में भी देखें तो कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी थी जो कि डाउनफॉल पे जा रही थी। अगर कहीं ना कहीं वो डीमोनेटाइजेशन वगैरह का स्टेप ना उठाया जाता तो मुझे लगता है वो जो इन्फ्लेशन था वो तो बबल बन जाता और बर्स्ट कर सकता था पूरे रियल एस्टेट या इक्विटी बबल को, जो दिख भी रहा था, क्योंकि वहां पे जॉबलेस ग्रोथ थी। इस टाइम पे जहां पे हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो हम साथ में स्टार्टअप्स को क्यों नहीं देखते, हम ईपीएफओ की कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं देखते। हाँ, ये मानना जरूरी है कि रूरल में अभी कंजम्पशन पैटर्न थोड़ा वीक है, अर्बन में कंजम्पशन पैटर्न हाई है। और अगर हम इसको देखें 18.5% से अभी कोर सेक्टर आउटपुट बढ़ा है हिंदुस्तान का। और जहां प्री कोविड की बात करें, प्री कोविड के हिसाब से आज के एंड में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी और सर्विसेज सेक्टर भी, जो पीएमआई है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, वो ऑलमोस्ट एक्सपेंशनरी स्टेज पे है। तो ओवरऑल स्थिति वर्ल्ड में हालांकि स्लो डाउन रिसेशनरी फेजेस पे है, मगर इंडिया में अभी भी इकोनॉमिक स्लो डाउन जो दिख रहा है वो उतना वर्थवाइल नहीं है कि हम उतने परेशान हो। हाँ, इन्फ्लेशनरी प्रेशर है जिसके ऊपर मैनेजमेंट आई थिंक कई तरीकों से किया जा रहा है और एप्टली किया जा रहा है। बताइए रागिनी जी, आपने सुना कि डॉक्टर चुग का क्या कहना है। उनका यह कहना है कि इतना ज्यादा भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अलार्म होने की जरूरत नहीं है। इमर्जिंग मार्केट्स में और भी बुरी हालत है, जिससे जितनी बुरी हालत अभी हमारी नहीं है। संकेत, कल एक खबर में पढ़ रही थी, आगरा की खबर है। एक पति पत्नी ने अपनी बच्ची के साथ आत्महत्या की और सुसाइड नोट में लिखा बेरोजगारी और तंगी। मुझे लगता है डॉक्टर चुग जाकर ऐसे परिवारों को ये आंकड़े अगर बताएंगे तो उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र के आंकड़ों के मायाजाल में फंसाना बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन रोज की जिंदगी में क्या भुगत रहा है देश और देश की जनता, वो एक अलग ही सूरत हाल है। उनको आप ये सब समझाएंगे, क्या समझ आएगा जो आत्महत्या की कगार पर लोग खड़े हैं। ये कहा जाता है कि द रोड टू हेल आर पेव्ड विद गुड इंटेंशंस। विवेक कुमार जी बैठे हैं आपके पैनल पर, कह रहे थे सकारात्मक दृष्टि से देखिए। सकारात्मक दृष्टि से कौन देखे? जिसके मुंह से निवाला छिन रहा है, जिसकी जेब खाली हो रही है, जिसके दुपहिया और चार पहिया वाहन से पेट्रोल और डीजल गायब हो रहा है, जिसके हाथ में डिग्री है पर नौकरी नहीं है, जिसके पास सिलेंडर है गैस का पर गैस भरवाने के लिए पैसे नहीं है। ये लोग कितना सकारात्मक होंगे मैं नहीं जानती हूँ। आपने ऑयल बॉन्ड पर एक सवाल पूछा था, मैं जवाब पिछले सेगमेंट में नहीं दे पाई। हाँ, बताइए। देखिए 2014-15 और 2020-21 में कुल 3500 करोड़ रुपया ऑयल बॉन्ड का भुगतान मोदी सरकार ने किया है, और केवल फ्यूल टैक्स से पिछले 8 साल में 27.5 लाख करोड़ रुपए जनता की जेब से मोदी सरकार की जेब में गए हैं। मोदी जी के पास 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा हो जाएगा। मोदी जी के पास 8,500 करोड़ का अपना जहाज है। मोदी जी के पास 12 करोड़ की मेबैक की नई गाड़ियां जुड़ रही हैं। मोदी जी के पास पता नहीं 10 लाख के कितने सूट होंगे। लेकिन इस देश की जनता को क्या मिल रहा है? कितने वो किसान आज 1,000 से ऊपर का सिलेंडर खरीद सकते हैं जिनकी आय 27 रुपए है?
वो 27 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए कोरोना के काल में, वो खरीद सकते हैं क्या? या वो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन लेने के मोहताज हैं, वो खरीद सकते हैं सिलेंडर? या जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हम 101वें नंबर पर पहुंच गए, भूखमरी की कगार पर खड़े हुए लोग जो देश में हैं, तो ये मजाक उड़ाया जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि एक अर्थशास्त्री होना जरूरी नहीं है ये समझने के लिए कि हमारी अर्थव्यवस्था कितनी लचर हालत में है, महंगाई कैसे आसमान छू रही है, और ये जो आक्रोश अभी नौजवानों ने का देखा आपने बेरोजगारी को लेकर, ये क्यों आक्रोश है? अगर कोई गांधारी बनकर सरकार अपने आंखों पर पट्टी डाल लेना चाहती है, तो मुझे लगता है एक छोटे से धमाके का भी समय है जनता को ऐसी निरंकुश सरकार पर और विपक्ष को एक साथ होकर अंकुश जरूर लगाना चाहिए। जी डॉक्टर चुग, आप कुछ जवाब देना चाहते थे? आई थिंक वो जो कहावतें या स्टेटमेंट्स हैं वो बहुत अच्छी हैं ऊपर से, मगर पेनिट्रेटिव रिजल्ट देखते हैं, ये जितने भी भूख से जो लोग मर रहे हैं, जो सुसाइड कर रहे हैं, ये जो पॉलिसीज जो पुरानी थी उसी की देन है। क्योंकि 1991 से लेके हमेशा जो पॉलिसी बनाई गई थी, कंजम्पशन ड्रिवन पॉलिसी थी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन था वो 30% से ऑलमोस्ट 15% हो गया था। एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन वहीं रहा। ये तो कंजम्पशन के कारण जो सर्विसेज सेक्टर था वही हिंदुस्तान को खींच रहा था। 2004 से 2008 के बीच में अगर आप जितना भी पैसा जो बाहर से आया वो सब पी नोट्स था, यानी कि वो जितने भी पॉलिटिकली जो पैसा था वो वहां से जो बाहर भाग था वो हिंदुस्तान में आया, जिसके कारण एक इन्फ्लेशनरी बबल बना। अगर वो इन्फ्लेशनरी बबल को ना तोड़ा जाता या कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी से अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट ड्रिवन इकोनॉमी ना ली जाती, तो ये जो हंगर जो सुसाइड आप देख रहे हैं, तो उस टाइम पे बहुत हुए और ये कंटिन्यूटी में होते रहते। ये जो पॉलिसी रिफॉर्म्स जो इस टाइम पे चल रहे हैं, मेरे को लगता है कि जो आप हंगर इंडेक्स की बात कर रहे हैं, आप अर्बन कंजम्पशन इंडेक्स की बात कीजिए, आप बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स की बात कीजिए, आप स्टार्टअप रेजिम इंडेक्स की बात कीजिए। डॉक्टर चुग की बात सुन के ऐसे लगता है जैसे डॉक्टर चुग बात कर रहे हैं कि अच्छे दिनों का निर्माण हो रहा है, कि एक कुछ डेफिनेटली हो रहा है जी। हाँ, कि एक बदलाव की आंधी है और अच्छे दिनों का जवाब देना। अब 8 साल हो गए डॉक्टर चुग, ये अच्छे दिन कब आएंगे? सवाल ये रहेगा। हाँ। मैं यही समझाना चाह रहा हूं, अच्छे दिन ही आ रहे हैं। अगर हम एक एक करके, पता है क्या, हम डिबेट में कई बार एम्प्लॉयमेंट के साथ फिर इन्फ्लेशन ले जाते हैं, फिर हम इसके ऊपर एक एक करके अगर बात करें बहुत अच्छे तरीके से इसको कोरिलेट कर सकते हैं। बाकी लैंग्वेज है, इडियम्स तो हम अच्छे हमेशा बोल ही सकते हैं। हाँ, रागिनी नायक, जल्दी से देखिए, जो सरदार पटेल जी की इतनी ऊंची मूर्ति बनाई है ना गुजरात में, उस पर चढ़कर भी अगर मोदी जी देखेंगे तो कहीं दूर दूर तक अच्छे दिन नजर नहीं आएंगे। आप स्टार्टअप की बात कर रहे थे, इसी महीने 12,000 लोगों को स्टार्टअप से निकाला गया है, वो बेरोजगार हो गए हैं। आप अच्छा हुआ आपने कहा कि पूर्व कांग्रेस की सरकार, मुझे तो लग रहा था आप नेहरू जी पर अभी इल्जाम लगा देंगे कि मोदी सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, नेहरू जी की गलती है। अब मैं छोटा सा उदाहरण कांग्रेस की पॉलिसी मनरेगा की बात करना चाहती हूँ बड़ी जल्दी से। मोदी जी ने कहा था ये कांग्रेस की विफलताओं का स्मारक है, और जब कोरोना आया तो मनरेगा ने ही भारत की रूरल इकोनॉमी को बचाया और सच में लोगों को आत्महत्या करने की कगार से वापस मनरेगा लेकर आया। तो मुझे लगता है कि राजनीतिकरण इस डिबेट का, अर्थव्यवस्था वाले डिबेट का, अर्थशास्त्री ना करें, और सच में जो समस्या है उसको अगर आप स्वीकार नहीं करेंगे तो समाधान नहीं मिलने वाला। जी, अब मैं प्रोफेसर कुमार आपके पास आना चाहता हूं। ये कितना चिंता का विषय है कि रुपया जो है वो 4% लुढ़क गया डॉलर के अनुपात 3 महीने में? क्या ये नॉर्मल है? जिस तरीके की परिस्थितियां थी उसमें इसको ठीक माना जाना चाहिए? जैसे कि डॉक्टर चुग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा परेशान ना होइए, आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ये परेशानी का तो मसला है ही। वजह यह है कि जब रुपया इतनी तेजी से गिरेगा तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जैसे मैंने कहा कि पहले जो डॉलर आता है, चाहे वो रेमिटेंस से आए, चाहे वो एनआरआई वगैरह का आए, वो कम हो जाएगा, और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है और जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो भी कम हो जाएगा, और बल्कि यहां से वापस जाने लगेगा। क्योंकि आप ये देखिए कि अगर जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल जो है वो अगर अमेरिका और इंडिया के बीच में 4% का है और 4% गिरावट हो जाती है, तो मतलब नेट रिटर्न तो जीरो हो जाता है। तो नेट रिटर्न जब जीरो होगा और आगे खतरा है कि वो और ज्यादा जब गिरेगा रुपया, तो फिर तो वो बाहर ही निकालेंगे पैसा ना, तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व गिरने लगेंगे। दूसरी बात यह है तो सरकार इसको किस तरीके से रोक सकती? जैसे पिछले 3 महीने में ये जो गिरा है, 4% गिरावट आई है, इसको क्या करके रोका जा सकता था? देखिए, इसके लिए हमें अपना इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हमारा इन्फ्लेशन इतना तेज रहेगा, तो हालांकि अमेरिका में भी इन्फ्लेशन रेट तेज है पर हमारे यहाँ भी बहुत तेज है, उसके चलते हुए। पर प्रोफेसर कुमार, जो कदम उठाए गए हैं आपको नहीं लगता वो काफी हैं? जैसे सरकार का कहना है कि हमने ये रेट बढ़ाए, ये इन्फ्लेशन को रोकने की ही
एक कोशिश नहीं, देखिए ऐसा है कि मंदी जब आती है तो उसमें इन्फ्लेशन रेट कम होता है, लेकिन मंदी अपने आप में ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि उसमें बेरोजगारी होगी, उसमें जो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, ग्रोथ रेट उसमें कम हो जाएगा, तो परेशानी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो सरकार ने मतलब जो आरबीआई ने कदम उठाए हैं वो उठाए हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, लिक्विडिटी को कम कर दिया, सीआरआर बढ़ा के। ये कदम तो डिमांड को और कम कर देंगे और फिर इकोनॉमी और भी जो स्टैग्फ्लेशन की तरफ चली जाएगी, जिससे जूझना और भी मुश्किल हो जाएगा। मेरा मानना है जो फिस्कल पॉलिसी के कदम उठाने चाहिए थे वो बहुत जरूरी है, जो सरकार ने सही समय पे नहीं उठाए। जैसे कि उनको जो इनडायरेक्ट टैक्स उन्होंने कम कर देना चाहिए। अभी तो इनडायरेक्ट टैक्स और बढ़ाए जा रहे हैं, जीएसटी काउंसिल के चलते हुए इनडायरेक्ट टैक्स और बढ़ेंगे तो उससे इन्फ्लेशन रेट और तेज हो जाएगा। जो उन्होंने पेट्रोल और डीजल वगैरह पे उन्होंने टैक्स कम किया वो और पहले कम कर देना चाहिए था, नहीं तो वो जो है जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसमें कि सिर्फ इन चीजों के दाम नहीं बाकी और सारी चीजों के भी दाम बढ़ रहे हैं। वो चाहे टेक्सटाइल हो, वो चाहे लेदर गुड्स वगैरह हो, सब चीजों में दाम बढ़ रहे हैं। उससे जो जनरलाइज्ड इन्फ्लेशन होता है उसको रोकना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो सरकार ने पहले सही कदम नहीं उठाए और इसीलिए होलसेल प्राइस इंडेक्स 10% से ज्यादा चलता रहा, रिटेल इंडेक्स 6% से ज्यादा चलता रहा, तो बेरोजगारी बढ़ती रही। तो इसलिए मेरा मानना है कि सरकार को सही समय पे कदम उठाना चाहिए था। जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसमें ज्यादा पैसा डालना चाहिए था, अर्बन एक गारंटी स्कीम है उसमें पैसा डाल के अर्बन एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए था। उससे सप्लाई बॉटलनेक भी कम होते। सप्लाई बॉटलनेक जब कम होंगे तो जो अभी इस समय परेशानी है वो कम हो जाती। फिर जो हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर है उसका प्रॉफिट बहुत बढ़ रहा है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर का प्रॉफिट क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि उनकी प्राइसिंग पावर ज्यादा हो गई है। उसकी प्राइसिंग पावर पे जो मतलब विंडफॉल टैक्स लगाने की जरूरत है, जिससे कि वहां से पैसा लेके आप इनडायरेक्ट टैक्सेस को कम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे कदम थे जो चाहे रोजगार के हों, चाहे सप्लाई बॉटलनेक के हों, चाहे इन्फ्लेशन के हैं, जो मतलब पिछले 7-8 महीनों से उनको उठाने चाहिए थे। विवेक कुमार श्रीवास्तव, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने सुना प्रोफेसर कुमार अर्थशास्त्री हैं, उनका ये कहना है कि वक्त पर कदम नहीं उठाए गए। अगर ये चीज 7-8 महीने पहले देख ली गई होती तो फिर आज आनन फानन में आरबीआई को नहीं उतरना पड़ता। संकेत जी ये अपने अपने अर्थशास्त्रियों के दृष्टिकोण है। अरुण कुमार जी का भी दृष्टिकोण है, डॉक्टर चुग का भी दृष्टिकोण है, और भारत सरकार ने जो उचित समझा समय को उसमें कार्रवाई। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं आगे आकर के पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में टैक्स में कमी की थी और उसका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को तो मिल ही रहा, नहीं कि भाजपा शासित प्रदेश की जनताओं को मिल रहा है। परंतु उसके प्रत्युत्तर में कांग्रेस शासित किसी प्रदेश की सरकार ने टैक्स में कमी नहीं। ये बातें तो बहुत करेंगे, बुलाना बहुत देंगे, लेकिन जनता के लिए कुछ करेंगे नहीं। जो भी आरबीआई ने कदम उठाए हैं, चाहे एनआरआई से लेकर चाहे एफपीआई से लेकर, इसको सकारात्मक दृष्टि से लिया जाना चाहिए। थोड़ा समय दीजिए, स्थितियां सुधरेंगी। ये वैश्विक मंदी कोई भारत के लिए नहीं, कोई वैश्विक है। प्रतीक्षा कीजिए, स्थितियां सुधर जाएंगी। डॉक्टर चुग, अब मैं क्लोजिंग कमेंट्स ले लूं सब लोगों के। डॉक्टर चुग, आप किस तरीके से जवाब देंगे? प्रोफेसर कुमार का ये कहना कि 7-8 महीने से ये चीजें दिख रही थी कि इस तरीके से होंगी, उस समय क्या कदम उठाए जा सकते थे? मैं इसमें 2-3 स्टेटमेंट दूंगा। पहले रागिनी जी को कि मैं कोई पॉलिटिकली उसमें नहीं डलना चाहता या पढ़ना चाहता। मैं तो सिर्फ एक ये क्रक्स में ये बताना चाहता हूं कि कई जो पॉलिसीज पुरानी थी वो कंजम्पशन ड्रिवन थी, इन्वेस्टमेंट ड्रिवन अब हो रही है, जिसके कारण एक पेन एरिया रहा पिछले कई समय में। दूसरा, अरुण कुमार जी ने जो बोला कि जो रुपी डेप्रिशिएट हुआ उसके कारण जो एफआईआईज हैं या जो एनआरआईज हैं उसका पैसा जो है वो नहीं आएगा, रेदर आएगा, क्योंकि अगर डी वैल्यू होएगा तो उनके लिए फ्लोज के कारण उनको ज्यादा रुपए मिलेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि इस टाइम पे एफपीआई बाहर जा रहा है, एफडीआई हिंदुस्तान आ रहा है। एफपीआई क्यों जा रहा है? क्योंकि इस टाइम पे रिस्क ऑफ का सेंटिमेंट है। लोग ऑल ओवर वर्ल्ड डरे हुए हैं, बिकॉज यूएस में स्लो डाउन या रिसेशन दिखता है, यूके में दिखता है, इसलिए वर्ल्ड ओवर जो पैसा है वो एफपीआई का निकल रहा है। ये टेम्पररी फेज है, एक बार वहां पे सेटलमेंट होगी, यहां पे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल नलिफाई हो जाएगा। तीसरा, अरुण कुमार जी ने बोला कि इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इज इक्वल टू रिटर्न। नहीं, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल दो इकोनॉमीज का जो होता है वो फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट के बीच में रिफ्लेक्ट होता है, जो कि डॉलर रुपये में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब आते 7-8 महीने से जो एपिसोड दिख रहा था, देखिए हमें समझना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड में $32 ट्रिलियन का फिस्कल और मॉनेटरी सरप्लस पंप हुआ है पिछले 1.5 साल में, यानी कि 20-21 में। अब वो पैसा जब हर कंट्री अपना अपना वापस लेगा, चाहे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से,
जिसको हम टेपरिंग बोलते हैं या इंटरेस्ट रेट हाइक बोलते हैं या कल को टेपरिंग टेंट्रम होता है, ये सब चीजों के कारण कुछ ना कुछ पेन रहता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। स्लो डाउन भी हो सकता है, रिसेशन भी हो सकता है। हिंदुस्तान में रिसेशन नहीं है, हिंदुस्तान में मंदी नहीं है, क्योंकि मंदी का मतलब होता है जब 2 लगातार क्वार्टर जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव होती है। जीडीपी ग्रोथ कम होने को मंदी नहीं बोलते, उसको स्लो डाउन बोलते हैं। और उतना स्लो डाउन हिंदुस्तान झेलेगा क्योंकि वर्ल्ड में स्लो डाउन और रिसेशन दिखेगा। तो यहां पे हमें इसलिए घबराने वाली ये जो सीन है उसमें घबराने वाली जरूरत नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसीज को और यहां से रॉबस्ट किया जा सकता है, जिसमें पहला पॉइंट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस और ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा तो अल्टीमेटली प्राइवेट जो फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है वो नहीं बढ़ेगा, वो डर के बैठ जाएंगे। दूसरा इकोनॉमिक रिफॉर्म, कहीं ना कहीं जो स्किल सेट है, चाहे वो ट्रेनिंग द्वारा या मे बी एजुकेशन द्वारा, जो इतने सालों से जो इंडस्ट्री चल रही थी 1991 से लेकर 2020-21 तक, अब वो इंडस्ट्री यहां से ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांजिशन हो रही है। हिंदुस्तान ट्रांजिट कर रहा है, यहां पे वो स्किल सेट नहीं चाहिए। यहां पे न्यू स्किल सेट और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत न्यू स्किल सेट बेस्ड व्यवसाय चाहिए। तीसरा लास्ट पॉइंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को बहुत पैसा खर्चना चाहिए, बिकॉज हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वीक है। ये 3 स्टेप्स लेंगे तो आई थिंक हम यहां से ग्लोबल ट्रांजिशन के तहत इंडियन इकोनॉमी सुपर पावर बना सकते हैं। चलिए सुपर पावर पहले इस स्थिति से निकल जाएं, उसके बाद सुपर पावर की भी बात करेंगे। बनना किसको अच्छा नहीं लगता, सब चाहते हैं हम लोग सुपर पावर बन जाएं। क्यों रागिनी जी और विवेक जी, एक एक करके आखिरी कमेंट। संकेत, बहुत ही साधारण शब्दों में एक मैं राहुल जी का ट्वीट जो है वो दर्शकों से साझा करना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा कि हेल्थ इंश्योरेंस पे 18% जीएसटी इसी महीने से लागू होने वाला है। अस्पताल के बिस्तरों पर 5% जीएसटी लागू होने वाला है। एलपीजी पे हम 5% जीएसटी, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार टैक्सेशन के जाल में फंसा है एलपीजी का सिलेंडर। और हीरे पर 1.5% की जीएसटी है। तो ये जो गब्बर सिंह टैक्स है वो साफ करता है, स्पष्ट करता है मोदी सरकार की प्राथमिकताओं कि मोदी सरकार की प्राथमिकताएं, मोदी सरकार की का जो साथ है, समर्थन है, सहयोग है, नीतियां हैं, वो क्या आम आदमी के लिए हैं या जो वो अपने भाषणों में मित्रों कहते हैं उन मित्र उद्योगपतियों के लिए हैं। मुझे लगता है आज ये सवाल जनता के समक्ष रखना, आप आज इंडिया का सवाल जो आप पूछते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, क्या वो जो जीएसटी स्लैब्स अब इंक्रीज होकर लगेंगे इस महीने से, उससे कम हो जाएगी? बड़े बड़े बयान, बड़ी बड़ी बातें करना बहुत आसान है। अभी हाल ही में फिक्की ने देश के वित्त मंत्री को चिट्ठी लिखी और अच्छी तरह से लताड़ा। पहली बार है कि इतनी महत्वपूर्ण इंडस्ट्री बॉडी ने देश के फाइनेंस मिनिस्टर को लिखकर यह कहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप अस्पताल के बिस्तर पर भी 5% का जीएसटी लगा रहे हैं, कफन पर भी जीएसटी है। तो पैदा होने से लेकर मरने तक इंसान टैक्स दे रहा है, भारत का नागरिक टैक्स दे रहा है, और यह बात की जा रही है कि मोदी सरकार कितना बढ़िया वित्तीय फैसले ले रही है और मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेगी। बड़ी विडंबना है, लेकिन मैं जनता के विवेक पर छोड़ती हूँ। जी प्रोफेसर कुमार, आपका आखिरी कमेंट सर। जी पहले तो मैं कह दूं कि जो अभी मिस्टर चुग ने कहा कि इंटरेस्ट रेट किस प्रकार से चलते हैं, थोड़ा उनको और समझना चाहिए कि किस प्रकार से चलते हैं और किस प्रकार का असर पड़ता है जब फॉरेन एक्सचेंज आने जाने का। और समय एक एक करके पोजीशन पे रहा, विस्तार से नहीं उसको बता रहा हूं। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। आरबीआई के अभी आंकड़े आए, उन्होंने कहा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी भी 74 पे है, जबकि पैंडेमिक के पहले वो 104 पे था। तो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी अभी रिस्टोर नहीं हुआ, इसलिए कंजम्पशन अभी बढ़ा नहीं है। तीसरी बात उन्होंने इन्वेस्टमेंट की कही। 2012-13 में इन्वेस्टमेंट पीक किया हुआ था 36% पे और वो गिर के 30% के आसपास पहुंच गया। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की क्लाइमेट है देश में वो बिगड़ गई है। चौथी बात ये है कि जो हमारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं वो देश छोड़ के जा रहे हैं। आपने 2018 में देखा कि 23,000 लोग 4 साल में हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश छोड़ के चले गए। 2018 में 5,000 और चले गए, इस साल 9,000 और चले गए हैं। तो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल देश क्यों छोड़ के जा रहे हैं? क्योंकि यहाँ की इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है।
और जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो रेट ऑफ ग्रोथ है, जो चुग साहब ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है, उसमें असंगठित क्षेत्र के तो आंकड़े आते ही नहीं। असंगठित क्षेत्र तो गिरावट पे है। अगर असंगठित क्षेत्र को जोड़ ले तो इस समय 0% या नेगेटिव रेट ऑफ ग्रोथ है, 7% 8% की ग्रोथ रेट नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी हम स्टैगफ्लेशन में हैं, क्योंकि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 0 है, जबकि इन्फ्लेशन बहुत तेज है। और ये भयंकर स्थिति होती है, क्योंकि इससे निपटना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो स्टैगफ्लेशन और तेज हो जाता है। तो इसका स्टैगफ्लेशन से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए 7-8 महीने पहले ही जो कदम उठाने चाहिए थे, अभी तो बहुत देर हो गई है वो कदम उठाने। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रागिनी नायक, विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रोफेसर कुमार और डॉक्टर चुग, आप लोगों का इस महत्वपूर्ण बहस में शामिल होने के लिए।